हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे रखी जाती है, सिलेबस क्या होता है जो आपके एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, नेचर क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का, नेगेटिव मार्किंग वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। इसलिए जो वीडियो ये हेल्पफुल होने वाली है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि इस तरह की और भी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास बोर्ड की ओर से यहाँ पे जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में सीईटी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका कराया जाएगा और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर आपका मतलब आएगा सामने, आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, उसके आपको आंसर वगैरह देने होंगे। जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर अच्छा जो है स्कोर करते हो, जो यहाँ पे बोर्ड की ओर से जो एग्जाम लिया जाता है, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे मार्क्स आप लाओगे, तो यहाँ पे जो है आपको गवर्नमेंट या फिर उसी बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाएगा या फिर प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट से यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो फीस है ना, फीस को लेकर थोड़ी सी यहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो फीस को लेकर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको प्राइवेट से करते हो तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे जो आपका खर्चा है वो यहाँ पे जो है वो ज्यादा आने वाला है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग तो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसीलिए यहाँ पर जो आप कोशिश कीजिए पहले से ही प्रिपेयर होने की, ताकि आप यहाँ पे अच्छा जो है एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाओ और आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल सके। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग में हम सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले नीचे इसके लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद फिर यहाँ पर जो है बोर्ड के बारे में लिखा गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी देखेंगे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन यहाँ पे लिखा गया है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। तो बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये जो नीचे एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई गई हैं ये आपको फुलफिल करनी है दोस्तों। सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए यूटी ऑफ जेएंडके या फिर यूटी ऑफ लद्दाख। और अगर आप यहाँ पे यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो जो भी एसटी सर्टिफिकेट इशू की गई होगी आपको बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा, उसी को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा बोर्ड की ओर से एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट फिर यहाँ पर है कि आप 12th पास होने चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर कोई कोर्स किया है जो रिकॉग्नाइज है बोर्ड के द्वारा, मतलब इक्विवेलेंट आता है 10+2 के और वो रिकॉग्नाइज्ड हो बोर्ड के द्वारा, तो वो यहाँ पे आप क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपने जो है ऑब्टेन किया होना चाहिए, मतलब आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए जीएनएम कोर्स की, देख सकते हैं जनरल नर्सिंग एडमिट विफ्री की, आपके पास क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए जेएंडके पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो आप मेडिकली जो है वो फिट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बी मेडिकली फिट। और जो कैंडिडेट यहाँ पर अपीयरिंग है, फाइनल ईयर में है या फाइनल सेम में है, मतलब जो आपने जो जीएनएम कोर्स आप कर रहे हैं उसका अगर आपके पास अभी कंप्लीट आपका जीएनएम नहीं हुआ है, लास्ट पे लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर है, उसका रिजल्ट वगैरह अभी तक पेंडिंग है, तो भी आप यहाँ पर जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं तो इसके लिए आप फॉर्म जो है मतलब जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकेंगे। मतलब जो फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं वो आप जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जो एग्जाम आपका लिया जाएगा, एग्जाम में आप बैठ सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम में बैठ सकते हो आगे, लेकिन जब एग्जाम लिया जाएगा बोर्ड की ओर से, उसका जब रिजल्ट निकल कर आएगा, जब उसका रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट तक जो है आपका जो जीएनएम है उसका वो भी क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट वगैरह भी आ जाना चाहिए, वो भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। या फिर जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जैसे कोई कॉलेज आपको अलॉट किया गया काउंसलिंग के टाइम पर, मान लीजिए काउंसलिंग के टाइम पर कोई कॉलेज आपको अलॉट किया गया तो उस कॉलेज में आपको जाना है और कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगी, जो जीएनएम आपने किया होगा, है ना।
तो जीएनएम का जो सर्टिफिकेट है वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपका क्लियर नहीं होगा, आप इसी तरीके से जाओगे तो पहले तो बोर्ड ही आपको रिजेक्ट कर देगा जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि तब तक के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए सारे। बस एक अपॉर्चुनिटी आपको ये दी जाती है बोर्ड की ओर से कि भाई आप फॉर्म भर सकते हो, आप एग्जामिनेशन में भी बैठ सकते हो अगर आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है तो। बाकी यहाँ पे जो है रिजर्वेशन का कितना क्या परसेंटेज रखा है कैटेगरी वाइज वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एससी वालों को 8% का रिजर्वेशन है, एसटी वालों को 20% का रिजर्वेशन है। इसमें यहाँ पे डिवाइड किया गया, अलग अलग कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा 10-10% का यहाँ पे इनके लिए रखा गया है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा कितना क्या परसेंटेज का रिजर्वेशन जो है यहाँ पे रखा गया है। हम और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोर्ड की ओर से बताया गया है कि बोर्ड की यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वे यहाँ पर फीस के रिगार्डिंग में नहीं बनती है। ये जो भी फीस वगैरह का मतलब देखते हैं वो सारा कॉलेज ही देखता है। मतलब बोर्ड का काम क्या है, एग्जाम वगैरह आपका लेना है ना, और सीट्स वगैरह जो है फिल करना एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब काउंसलिंग के लिए बोर्ड आपको बुलाएगा, रैंक वाइज आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, तो वहां पे आपको कॉलेजेस दिए जाते हैं, कॉलेजेस अलर्ट किए जाते हैं। तो सीट्स वगैरह जो फिल की जाती हैं वो बोर्ड की ओर से की जाती है, एग्जाम वगैरह जो है वो बोर्ड की ओर से कराया जाता है। बाकी जो फीस वगैरह का सिस्टम है वो सारा कॉलेज ही देखता है। जहाँ पे भी आपको एडमिशन मतलब आप करना चाह रहे होंगे या जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया जा रहा है, या फिर कॉलेज से भी पहले जो सेट मैट्रिक्स वगैरह यहाँ पे जो है वो अपलोड किया जाता है, तो वहाँ पे आप देख लेना जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे होंगे उस कॉलेज से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फिजिकली भी जा सकते हैं, ऐसे भी टेलीफोन नंबर्स दिए होते हैं, तो उनको आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि भाई इस साल जो है वो कितनी फीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम की। तो चाहे 2025 में आप एडमिशन ले रहे हैं या 2026 में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर आप जो है वहाँ पे जो है कंफर्म कर सकते हैं कॉलेज से, क्योंकि जो साल बाई साल जो है वो फीस जो है चेंज हो सकती है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट इसलिए यहाँ पे जो है बताया भी नहीं गया है। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम हैं जो कि प्राइवेट हैं, जैसे राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू, बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो स्टाइफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिरान साहिब जम्मू, फिर है बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, दत्ता रणपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा, रमजान कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्लैंडर पेम्पोर पुलवामा, आईवीएन सिन्हा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज ओमपुरा, बडगाम इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट बलवाल जम्मू। फिर ये यहाँ पे डोफिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तहब पुलवामा, फ्लोरेंस पारामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट अनंतनाग मुस्लिमाबाद, सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पारामेडिकल साइंस हमा, हनीफा नर्सिंग कॉलेज सोपोर, फिर है अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खोनमा श्रीनगर। तो ये कुछ यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए गए हैं और यहाँ पे जो है फीस भी बताई गई है। ये टेंटेटिव फीस है दोस्तों, साल की यहाँ पे फीस बताई गई है इन कॉलेजेस की कि 75,000 जो है पर ईयर आपको यहाँ पे फीस जो है ये लगने वाली है। और ये टेंटेटिव बताई गई है, इट मीन्स यहाँ पर ये जो है एक्यूरेट फिगर नहीं है दोस्तों, और ये जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया है कि इतनी फीस जो है यहाँ पे आपको इन प्राइवेट कॉलेजेस में अप्रोक्सीमेटली मतलब लगने वाली है। तो फीस जो है चेंज हो सकती है, मैंने पहले ही बताया। इसका जो एग्जैक्ट नंबर है वो आप कॉलेज से कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि फीस इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत टाइम टू टाइम जो है फीस जो है चेंज हो सकती है। एंड इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द भूपी। तो ये जिम्मेवारी जो है वो बोर्ड की नहीं है, और जो यहाँ पे टेंटेटिव फीस गिवन है वे यहाँ पे जो है आपकी जो कैंडिडेट है उसकी कन्वीनियंस के लिए ये बताई गई है, दिखाई गई है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि भाई अगर आप पार्टिसिपेट करने से पहले मतलब यहाँ पे जो है काउंसलिंग प्रोसेस जब भी चलेगा तो उसमें पार्टिसिपेट लेने से पहले, उसमें हिस्सा लेने से पहले आप एक बार कम से कम कॉलेज इंस्टीट्यूट से कंफर्म कर लीजिए फीस के रिगार्डिंग में। फिर यहाँ पर जब भी फॉर्म वगैरह निकलेंगे ये ऑनलाइन मोड से ही फिल किए जाते हैं। इसके लिए 1,000 रुपये जो है फॉर्म की फीस होती है, ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। साइट यहाँ पर देख सकते हैं आप www.jkbhopi.gov.in।
ये यहाँ पे भोपी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसी पर आपको जाना होगा और 1000 रुपये की फीस भी आपको यहाँ पे जो है मतलब पे करनी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कुछ और यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे इसी तरह से भरेंगे। यहाँ पे सैंपल बताया गया है, वो इसलिए बताया गया है दोस्तों कि ताकि आपको कोई मिस्टेक ना लगे, कोई आपसे गलती ना लगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है, जैसे वीरेंद्र शर्मा ने अपना नाम यहाँ पर भरा है, तो देखिए किस तरह से इन्होंने अपना नाम भरा है, आप भी इसी तरह से फिल करेंगे। फादर नेम देखिए किस तरह से इन्होंने यहाँ पे फिल किया, आप भी इसी तरह से फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो देखिए यहाँ पे है 23 नवंबर 1998 डेट ऑफ बर्थ है। तो देखिए आपको किस तरह से जो है ये फॉर्म में अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करनी है। तो ये क्या है, सैंपल है। क्यों बताई गई है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कुछ गलती ना लगे इसलिए यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स बताई गई हैं जो आपको ऑनलाइन जो है वो अपलोड करनी है, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद सभी मार्क्स कार्ड जितने भी आपके पास हैं, मतलब जो जेएनएम के मार्क्स कार्ड वगैरह होंगे वो सारे आप यहाँ पे जो है अपलोड करेंगे। 10+2 का जो मार्क्स कार्ड होगा वो भी आप अपलोड करोगे। 10th का मार्क्स कार्ड होता है वो भी आप अपलोड करोगे। 10th का क्यों मांगा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना, वो डेट ऑफ बर्थ को ही यहाँ पे जो है माना जाता है एज ए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। तो इसलिए ये 10th की जो मार्कशीट होती है वो भी आपको अपलोड करनी होती है। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, आप जब एप्लीकेशन यहाँ पे आप फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, उसी टाइम आप कैटेगरी यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप मिस करोगे और लास्ट पर काउंसलिंग के टाइम पर उनको बताओगे कि मैं कैटेगरी से आता हूँ, तो फिर उस टाइम पर जो है आप इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। इसलिए मैं पहले से बार बार आप सबको बार बार यही बोलता हूँ कि आप यहाँ पे कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिए अगर उसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर जो फोटो है, सिग्नेचर है, जो अंगूठे का इंप्रेशन वगैरह होता है ना, तो उसका फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो फोटो आप यहाँ पे अपलोड करोगे उसका जो बैकग्राउंड होता है ना, मतलब पीछे आपके पीछे जो यहाँ मतलब बैकग्राउंड होगा, तो वो लाइट कलर का होना चाहिए। समझ में आ रहा है। उसके अलावा जो फोटो है, सिग्नेचर है, जो अंगूठे का इंप्रेशन, जो इमेजेस, जो फोटोज आप अपलोड करोगे वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में आप नहीं नहीं मतलब अपलोड करते हैं या कोई और अदर फॉर्मेट होगा, इसके अदर कोई फॉर्मेट में अगर आप अपलोड करते हो तो नहीं अपलोड होगा। आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। और खास तौर से साइज होना चाहिए उसका 10 से लेकर 50 केबी तक। तो 10 से 50 केबी तक अगर आपके फोटो का, सिग्नेचर का या अंगूठे का इंप्रेशन का वो जो मतलब इमेज है वो इतने केबी तक आती है तो अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज अपलोड नहीं होगी अगर आप खुद से करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे लेटेस्ट फोटो आपको लेना है और बिना गॉगल के जो है आपको अपना फोटो लगाना, मतलब यहाँ पे जो खींचना है और अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे सैंपल के तौर पर फोटो बताया गया है। यहाँ पे सुरेंद्र शर्मा ने अपना फोटो खींचा है। फोटो के साथ देखिए इसके बैकग्राउंड देखिए कैसा है। बाकी यहाँ पर इसने अपना नाम भी लिखा है और नीचे डेट लेटेस्ट डाली है। तो इसी तरह से आपको भी अपना फोटो एक खींचना है, उसके नीचे आपका नाम होना चाहिए और नीचे वो डेट आपको जो है डालनी है जिस डेट को आपने ये फोटो खींचा होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, ये कुछ अपलोड करने हैं, मतलब फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये क्या करने हैं, ये आपको अपलोड करने हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करोगे। फिर नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फोटोग्राफ है ये बिना कैप के होना चाहिए और बिना गॉगल के होना चाहिए। लेकिन अगर नेचुरल आपको कोई नजर का चश्मा लगा है तो उसमें अलाउड है, उसमें आप खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ और स्टेप्स बताए गए हैं कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो क्या क्या यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आपका फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाता है, उसके कुछ टाइम के बाद या कह लीजिए कि कुछ दिनों के बाद जब भी यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड ही आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड के ऊपर सारा कुछ लिखा होगा कि कौन सी जगह पर आपको जो है वो सेंटर मिला है एग्जाम देने के लिए। दो जगह पर सेंटर होता है, एक तो आपके जम्मू में सेंटर होता है, एक तो श्रीनगर में सेंटर होता है। और दो में से आपके एडमिट कार्ड पर कहीं पर कोई भी सेंटर अगर आ गया, मान लीजिए आपको श्रीनगर लिखा है एडमिट कार्ड पे, तो आपको वहां पे ही जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। अगर जम्मू का दिया है तो जम्मू में ही आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा। आपका सेंटर किसी भी केस में चेंज नहीं होने वाला है।
और बिना एडमिट कार्ड के आप अगर जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो आपको वहाँ पे अलो भी नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जरूरी है कि आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालना और प्रिंट आउट जो है अपने साथ में आपको लेना है जब भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एडमिट जो आपका एग्जाम पूछा जाएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो यहाँ पे जो है देखिए इंग्लिश भाषा में आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। एक ही भाषा है इंग्लिश, इसी में आपको क्वेश्चंस जो है वहाँ पे पूछे जाएंगे। और नेचर क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, तो एक बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी और यहाँ पे बताया कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बोपी ने पहले ही बताया कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे आपको पेपर मिले एकदम से शुरू मत होइए, जैसे ही पेपर मिला आप शुरू हो जाते हैं आंसर देना, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन पेपर को देखना है, हर पेज को आपने देखना है, क्योंकि बुकलेट टाइप की होगी तो इसमें कई तरह के कई पेजेस हो सकते हैं, हो सकता है 4 पेजेस हो, 5 पेजेस हो। तो इस तरह से बुक की फॉर्म में आपको यहाँ पे जो है बुकलेट मिलेगी, मतलब क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी। तो उसको आप चेक कर लीजिए कहीं से आपका पेपर जो है फटा तो नहीं, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है। अगर आपने शुरू कर दिया, सारी चीजें मेंशन कर दी, मतलब आंसर शीट पे लिख लिख दिया कि आपको कौन सी सीरीज मिल गई है और क्वेश्चन पेपर का जो नंबर वगैरह होता है वो क्या है, अगर ये सारी चीजें हो जाएगी तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत आ रही होगी तो, मतलब दिक्कत कैसे कि मान लीजिए कोई मिसिंग पेज है, ब्लैंक पेज है, कोई मिसिंग क्वेश्चन है, वहां पे कहीं से डैमेज है आपकी क्वेश्चन बुकलेट या डिफेस्ड पेज है, तो आपने अगर नहीं देखा, ऐसे ही शुरू हो गया आंसर देना, तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बोर्ड ने कहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एटलीस्ट आप चेक कर लीजिए उसको, और ये तो आपकी आसानी के लिए ही है। अगर आपको लगता है कि उसमें से जो है आपकी क्वेश्चन बुकलेट में कुछ खराबी है, तो आप वहां पर जो भी पर्सन होगा जिसकी भी ड्यूटी वगैरह होगी उसकी आप नोटिस में लाइए। वो क्या करेंगे, सेम सीरीज की जो न्यू बुकलेट है वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे, मतलब नई नई आपको दे देंगे। तो इसमें बेनिफिट किसका है, हमारा ही बेनिफिट है ना, आपका ही बेनिफिट है। तो इसलिए आप जरूर चेक कीजिएगा जब भी आप वहां पे एग्जाम दे रहे होंगे। तो बाकी यहाँ पे आपका सिंगल पेपर रहेगा। देखिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे जो है सिंगल पेपर आपको रहता है। इसमें जो भी आपने जीएनएम में पढ़ा होगा वो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। जीएनएम में मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा ना जीएनएम कोर्स में, तो वहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 45 क्वेश्चन होंगे, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से 20 क्वेश्चन होंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 क्वेश्चन होंगे, मिडवेफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से 17 क्वेश्चन होंगे और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 26 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारा सिलेबस एक तरह से आपका जीएनएम का ही है। जो भी आपने जीएनएम का कोर्स किया होगा तो उसमें जो भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से आपको पढ़ना है। वो दोबारा से अगर आपने टच में नहीं है तो आप शुरू हो जाइए उसको पढ़ना। अभी मैं लास्ट पर सिलेबस भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको तैयार करने। तो यही सिलेबस आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, मल्टीपल चॉइस के जो है वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस के वहाँ पे आंसर्स होते हैं, तो कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस आंसर। और उसमें से आपको कोई एक जो है वो चूज करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ऑप्शन होंगे 4, 1 2 3 4, 4 में से आपको बताना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है, तो वो आपको चूज करना होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस आंसर। और यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे माइनस किए जाते हैं, यानी कि काटे जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो इसलिए ध्यान से वहां पे जो है आंसर करोगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए, द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द रिलेवेंट सब्जेक्ट दैट स्टूडेंट टू possess on the basis of GNM course he she had studies during second and third year। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे वो यहाँ पे आपके जीएनएम कोर्स में जो भी आपने पढ़ा होगा वहां से ही पूछे जाएंगे। और जीएनएम में भी कहाँ से, जो सेकंड और थर्ड ईयर में आपने पढ़ा होगा वहां से आपके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। मतलब वहां से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसकी सीरीज होती है, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है। ईच क्वेश्चन बुकलेट है 4 सीरीज होंगी। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी इन्होंने बताया, इसी तरह से आप 4 मतलब सीरीज होंगी, 4 सीरीज होंगी। ये कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि यहाँ पे
ABCD करके ही हो, ठीक है, या फिर कोई और नंबरिंग दी होगी, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज हैं वो चार आपकी रहेंगी और कोई भी सीरीज की आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल सकती है। और उसका आंसर आपको कहाँ पे देना है, तो ये आपको देना है OMR आंसर शीट आपको दी जाएगी। OMR आंसर शीट जो होगी उस पर आपको आंसर देना होगा, बड़े केयरफुली से आपको आंसर देना होता है। यहाँ पे सैंपल भी बताया गया है ताकि आपको कोई मतलब गलती ना लगे। देखिए पहले तो एग्जाम्पल बताई गई है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज कब किस में मिला था, तो पहला ऑप्शन है कि भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सेकंड ऑप्शन है इसमें मिला था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर लेजर में मिला था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11वें का है ऑप्शन नंबर 2। तो आपको आंसर किस तरह से करना है अपनी आंसर शीट में, तो देखिए इसके लिए यहाँ पे समझाया है इन्होंने कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है और 13वां है। तो 11वें का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 11वें क्वेश्चन के आगे ऑप्शन नंबर 2 को डार्क करके आपको बताया। डार्क करके क्यों बताया यहाँ पे आपको, ताकि आपको पता लगे कि इसी तरह से आपको आंसर देना है, ताकि आप गलती ना करो, कोई मिस्टेक ना करो, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बताया है। और दूसरा यहाँ पे बताया इन्होंने कि ये एक जो है गलत तरीका है, इस तरीके से आप आंसर नहीं करोगे, जैसे हाफ सर्कल आप फिल करोगे, हाफ को छोड़ दोगे, या इस तरीके से आप टिक या अनटिक करोगे, मतलब क्रॉस करोगे, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आपको नहीं करना है। ये तरीका सही है जो पहले वाला यहाँ पे बताया गया है, ये तरीका सही है। और इसी तरह से आपको अपने जो आंसर्स हैं वो देने हैं वहां पर OMR आंसर शीट में। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पर सिलेबस दिया गया है और यहाँ पे मार्क्स भी बताए गए हैं कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। जैसे बताया गया है जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा यहाँ पे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो ये एंट्रेंस टेस्ट होगा बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड होगा, GNM कोर्स पर बेस्ड होगा। जो आपने GNM कोर्स पढ़ा होगा उसी के ऊपर ये बेस्ड होगा। और इसमें जो है नीचे है सबसे पहला जो यूनिट आप कह लीजिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो यहाँ से जो है आपको पूछा जाएगा 45 मार्क्स का टोटल। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर क्या आता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, यहाँ से होंगे 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड से आपको यहाँ से जो है 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। और फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। पैथो फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल हेल्थ नर्सिंग, तो मेडिकल हेल्थ नर्सिंग से टोटल तो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे किस तरह से जो मार्क्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, और साइकोलॉजी से 5 मार्क्स का, और सोशियोलॉजी से 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से यहाँ पे देखिए मार्क्स जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में, जिसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 10 क्वेश्चन होंगे, न्यूट्रिशन से यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर है मिडवेफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, यहाँ से देखिए कितने मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा, 17 मार्क्स का, जिसमें मिडवेफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से टोटल 26 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किए गए। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड से 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, फर्स्ट एड से यहाँ से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, एनवायरमेंट सैनिटेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, और हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल से 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये इसका सिलेबस रह गया। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी JNM में आपने पढ़ा होगा वो यहाँ पे आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छे से पहले से प्रिपेयर होइए ताकि आप अच्छा यहाँ पे जो है वो एग्जाम में कर पाओ, एक अच्छा स्कोर आप ला पाओ, अच्छे मार्क्स ला पाओ, और आगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल सके। फिर उसके बाद जो है जैसे आपका पेपर हो जाता है उसके बाद रिजल्ट वगैरह निकाला जाता है। उसके बाद जो भी मतलब यहाँ पे आपकी रैंक रहती है, रैंक वाइज फिर यहाँ पे बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए, जिसमें कि बोर्ड की ओर से जो है आपको कॉलेजेस वगैरह जो है वो अलर्ट किए जाते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे बताया आपको टेंटेटिव जो यहाँ पे
फीस के रिगार्डिंग जो यहाँ पे बताया गया है वो मैंने आपको बताया 75,000 जो है साल का यहाँ पे लगने वाला है। इंस्टीट्यूट्स के नाम वगैरह भी यहाँ पे बताए गए हैं, टेंटेटिव बताया गया है, एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे नहीं बताई गई है। बोर्ड की ओर से ये बताया गया है कि आप जिस भी कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज से आपको एक बार जो है पता लगाना चाहिए कि भाई इस साल जो है वो कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फीस जो है वो साल बाई साल चेंज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं बनती है। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, इनका काम होता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एग्ज़ाम लेना, उसके बाद जो है जो काउंसलिंग वगैरह में सीट वगैरह फिलअप करना, आपको कॉलेजेस वगैरह देना, और फिर उसके बाद फीस वगैरह जो है वो कॉलेज देखता है। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा या जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे होंगे उस कॉलेज से आप कंफर्म कर लीजिएगा। होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह की और भी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।